रवीना की जिंदगी में नया कुछ भी नहीं था। रवीना का रूटीन था घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। इसके अलावा वह कहीं और जाना पसंद नहीं करती थी। आज भी समय के अनुसार ऑफिस से घर आकर वह सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर ली। काम वाली बाई ने उसे चाय दिया और वह चाय पीकर फ्रेश होने चली गई और आकर आराम करने की कोशिश करने लगी। आज भी रवीना ने बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद की तो उसका मन नियंत्रण में नहीं रहा। पलों में ही लंबी लंबी छलांगी लगाकर मन ने उसके अतीत को सामने ला खड़ा किया। आज रवीना अतीत की गलियों में भटकना नहीं चाहती। मन पर कठोरता से अंकुश लगाने की कोशिश करती रही। उन दिनों वह बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी। रवीना का स्वभाव भी ऐसा था कि उसकी न कोई सहेली थी न कोई दोस्त। यहाँ तक कि रवीना का अपने भाइयों से भी हमेशा झगड़ा होता। मम्मी, समझा दो अपने इस नालायक बेटे को, मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश ना करे और यह भी ना भूले कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। हर चीज़ पर मेरा भी बराबर का हिस्सा है यहाँ पर। तुनक कर रवीना अपनी माँ सुषमा से भाई की शिकायत कर रही है। अभिराम, तुम क्यों हमेशा ऐसा काम करते हो कि घर का माहौल खराब हो? सुषमा ने बेटे अभिराम को झिड़क दिया। पल भर में ही घर का शांत वातावरण अशांति में तब्दील हो गया। जब अभिराम यह कहकर घर से निकल गया कि इस घर में 2 पल भी चैन से नहीं जी सकता इंसान। बहन रवीना का मिजाज ही ऐसा था कि जब मुंह खुलती तो आग ही उगलती। कहीं ना कहीं अपना मिजाज उसने खुद ही खराब किया हुआ था। अपनी जिंदगी के बारे में वह कोई फैसला ही नहीं ले पा रही थी। घर वाले भी उसके मिजाज के अनुसार अपने में बदलाव लाने लगे थे। कुदरत ने उसे आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान किया था। ऊंची कदकाठी, गोरे रंग पर तीखे नान नक्श। उसे बन सवर कर रहने का बेहद शौक था। जब भी खूब तैयार होकर कॉलेज आती तो उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहती, वाह, आज तो गजब ढा रही हो, रास्ते में कितने को घायल करके आई हो। वह भी बड़ी शोख अदा के साथ कहती, तुमने देखा नहीं, अभी अभी बेहोश लड़कों से भरी एम्बुलेंस यहाँ से गुजर कर हॉस्पिटल की ओर गई है। वे सभी मुझे देखकर ही तो बेहोश हुए थे। फिर जोरदार ठहाके लगते। पढ़ाई में भी वह अव्वल थी। उसकी दिली इच्छा थी कि पढ़ लिख कर ऊंचा पद हासिल करे, लेकिन माँ बाप उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जब उसने आगे पढ़ने की बहुत जिद की तो वे इस शर्त पर तैयार हुए कि जब तक कोई अच्छा मनपसंद लड़का नहीं मिल जाता वह पढ़ाई करेगी। लेकिन जैसे ही उपयुक्त वर मिलेगा उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। एमएससी का पहला साल शुरू हो गया था। वह पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी और माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढने में। बेटी होने के कारण रवीना माँ बाप की लाडली भी थी। अपनी सुंदरता का गुमान तो उसे था ही। इसीलिए जब पहली बार माँ बाप ने उसके लिए लड़का देखा और बात चलाई तो उसका फोटो देखते ही वह बिदक कर बोली, इसे आप लोग ने पसंद किया है? इसकी लटकी सूरत देखकर तो लगता है कहीं से मजदूरी करके आया हो। मुझे नहीं करनी इससे शादी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा अफसर है, लेकिन रवीना ने साफ मना कर दिया। अगली बार उन्होंने रवीना को ना तो लड़के की फ़ोटो दिखाई और ना बायोडेटा। सीधे सीधे लड़के व उसके माता पिता को होटल में मुलाकात का समय दे दिया। इस बार रवीना और चिढ़ गई। जिसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ना उसकी फ़ोटो देखी है, उसके सामने अपनी प्रदर्शनी करने चली जाऊं? माँ बाप ने समझाया, देखो बेटी, हमें इनके बारे में संतोषप्रद जानकारी प्राप्त हुई है। तुम जो भी पूछना चाहो पूछ सकती हो। आखिर शादी तो तुम्हें ही करनी है। तुम्हारी तसल्ली के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। तुम बेकार तनाव क्यों ले रही हो? कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तब जाकर वह कुछ सामान्य हुई। बातचीत के दौरान रवीना ने लड़के के घर वालों से स्पष्ट कह दिया कि वह शादी के बाद घर बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है। उसका करियर माने रखता है, वह महत्वाकांक्षी है और शादी के बाद भी वह नौकरी करेगी। लड़के की माँ ने साफ कह दिया कि
बेटा, हमें तो घर संभालने वाली पढ़ी लिखी बहू चाहिए। अगर तुम 10-10 घंटे की नौकरी करोगी, सारा दिन घर के बाहर रहोगी तो हमें ऐसी बहू का क्या फ़ायदा। बात खत्म हो गई, पर घर आकर माँ ने रवीना को फटकारा। यह सब अभी से कहने की क्या ज़रूरत थी? शादी के बाद भी तो ये बातें की जा सकती थी। इस पर तुनक कर रवीना बोली थी, अच्छा हुआ अभी खुली बात हो गई। देखा नहीं आपने, लड़की की माँ को घर संभालने वाली, घर का काम करने वाली बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। इतना पढ़ लिख कर भी रोटी दाल बनाओ, बच्चे पैदा करो, उनके कपड़े धो और घर के कामों में ज़िंदगी बर्बाद कर दो। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन माँ ने रवीना को विश्वास में लेते हुए कहा, बेटा, हम देख रहे हैं कि हमारे पसंद किए लड़की तुम्हारी कसौटी पर खरी नहीं उतर रहे हैं। अगर तुमने अपनी तरफ से किसी को पसंद करके रखा है तो हमें बता दो, तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, रवीना बोली थी। अगर होगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन असलियत यह थी कि पिछले कुछ समय से अपने सहपाठी करण के साथ रवीना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रवीना उसे अच्छी तरह से परख कर ही कोई फैसला लेना चाहती थी। वह जानती थी कि प्रेमी और पति में काफ़ी फ़र्क होता है। उसने सोच रखा था, करण अगर उसकी कसौटी पर खरा उतरेगा तभी वह अंतिम निर्णय लेगी और माँ को इस बारे में बताएगी। बहनों के बीच अकेला भाई होने के कारण करण के माँ बाप की सभी आशाएं उसी पर टिकी थीं। छुट्टी का दिन था। रवीना तथा करण ने आज घूमने तथा किसी अच्छे से होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था। पार्क में एक कोने में प्रेमालाप करते हुए करण व रवीना अपने भविष्य के रंगीन सपने बुनते रहे। तभी रवीना ने कहा, करण, मैंने तो बहुत कुछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। तुम्हारी क्या योजना है भविष्य की? पापा का अपना कारोबार है जो दूसरे शहर तक फैला हुआ है। मुझे तो वही संभालना है बस। इस वर्ष की अंतिम परीक्षा के बाद मेरा सारा ध्यान अपने व्यवसाय में ही होगा। यह भी ठीक है, तुम अपने व्यवसाय में व्यस्त रहोगे और मैं भी, वरना दिन भर घर में अकेली कितना बोर हो जाऊंगी। रवीना ने कहा तो करण हैरानी से बोला, तुम अकेली कहाँ होगी? मेरी बहनें और माँ भी तो रहेंगी तुम्हारे साथ। करण, एक बात अभी से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं संयुक्त परिवार में तालमेल नहीं बैठा पाऊंगी। छोटी छोटी बातों पर रोक टोक वह आम बात होती है जो मुझसे सहन नहीं होगी। फिर मैं शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रहूंगी। तुम्हारी बहनों की पटरी भी मेरे साथ जम पाएगी, इसमें मुझे शक है। इसीलिए तुम्हें अपने परिवार से अलग रहने की मानसिकता अभी से बना लेनी चाहिए। रवीना की बातें सुनकर करण स्तब्ध रह गया। फिर भी अपनी ओर से उसे समझाते हुए बोला, रवीना, हर माँ बाप की चाह होती है कि उनकी बहू संस्कारी हो और घर के सदस्यों के साथ हिलमिल कर रहे, बड़ों को मान सम्मान दे। मेरे माता पिता की भी तो यही ख्वाहिश होगी। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनकी मुझसे कुछ उम्मीदें भी होंगी। मैं उन्हें छोड़कर अलग कैसे रह सकता हूँ? तो फिर मेरे और तुम्हारे रास्ते आज से अलग हैं। मैं तो अपनी इच्छा से जीवन जीने वाली लड़की हूँ। कल को मेरे उठने बैठने और नौकरी करने पर तुम्हारी मम्मी डैडी किसी तरह का ऐतराज़ करे, यह मैं सहन नहीं कर सकती। इससे अच्छा है हम इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर दें। रवीना, तुम्हारी बातों से स्वार्थ की बू आ रही है, करण बोला। जिंदगी में केवल अपनी ही सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। केवल अपने लिए सोचने वाले स्वार्थी लोग अंदर से कभी खुश नहीं रह पाते। करण की बात को बीच में काटते हुए रवीना बोली, अपनी बकवास अपने पास ही रखो, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अब इस रिश्ते का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह उठकर चल दी। करण उसे पुकारता रहा लेकिन वह नहीं रुकी। उसके बाद उसकी बड़ी कंपनी में नियुक्ति हो गई। अब उसमें बड़प्पन व अहम की भावना और बढ़ने लगी। इसी बीच माँ बाप द्वारा पसंद किए 2-3 और रिश्ते को उसने ठुकरा दिया। कहीं लड़का स्मार्ट नहीं,
कहीं उसकी सैलरी कम लगी तो कहीं परिवार बढ़ा। उसके भाई की उम्र भी शादी के लायक हो गई थी। बेटी की कहीं बात बनती ना देखकर माँ बाप ने रवीना के भाई की शादी तय कर दी। 2-3 साल और सरक गए। 2-4 रिश्ते रवीना के लिए आए तो कहीं लड़का अच्छी नौकरी न करता, कहीं लड़की की उम्र उससे कम होती। एक परिवार ने तो दबे स्वर में कह भी दिया कि लड़की इतनी नकचढ़ी है, खुद को आधुनिक मानती है, कैसे विवाह के बंधन को निभा पाएगी। अब रवीना की छवि नाते रिश्तेदारों में एक बिगड़ैल, क्रोधी, बदमिजाज लड़की के रूप में स्थापित हो गई थी। इस बीच दूसरे बेटे के लिए रिश्ते आने लगे तो माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी मानकर उसकी भी शादी कर दी। रवीना अब 30 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। अब चेहरे का वह लावण्य कम होने लगा था जिस पर उसे नाज था। एक दिन पिता सोए तो सवेरे उठे ही नहीं। उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। घर भर में कोहराम मच गया। माँ तो बार बार बेहोश हो जाती थी। जब होश आता तो विलाप करती, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो। रवीना के हाथ तो पीले करवा जाते, अब कौन करेगा। पिता की मृत्यु के बाद घर में उदासी पसर गई। दोनों बेटे बहुओं का व्यवहार भी बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर उलझाव, तनाव, कहा सुनी होने लगी। इन सब के केंद्र में अधिकतर रवीना ही होती। साल भर में ही दोनों बेटे अपने अपने परिवारों को लेकर अलग हो गए। इससे माँ को गहरा सदमा पहुंचा। एक दिन अपने गिरते स्वास्थ्य की दुहाई देते हुए वह बोली, रवीना बेटा, अगर मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। मुझे दिन रात तेरी ही चिंता सताती है। मेरे बाद तू एकदम अकेली हो जाएगी। मेरी मान, मेरे दूर के रिश्तेदार में एक पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का है। घर खानदान सब अच्छा है। एक बार तू देख लेगी तो ज़रूर पसंद आ जाएगा। मम्मी, तुम मेरी शादी को लेकर इतनी परेशान क्यों होती हो? अगर शादी नहीं हुई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या जीवन की सार्थकता केवल शादी में ही है? आज मैं इतने अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छा कमाती हूँ, क्या यह उपलब्धियाँ कम है? बेटा, औरत आखिर औरत ही होती है। अभी इस उम्र में ऊर्जा, सामर्थ्य होने के कारण तू ऐसी बातें कर रही है, लेकिन उम्र ठहरती तो नहीं। एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है जब व्यक्ति थक जाता है, तब वह अपनों का प्यार, संबल और आराम चाहता है। उम्र के उस पड़ाव पर जीवन साथी का संग ही सबसे बड़ा संबल बन जाता है। तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन बातों को क्यों नहीं समझती? एक औरत की पूर्णता उसकी पत्नी, माँ बनने पर ही होती है। बेटी, अभी भी वक्त है। मेरी बातों पर गौर करके इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। माँ की इन बातों का इतना असर हुआ कि रवीना राजी हो गई। आशीष को देखने के बाद उसने अपनी स्वीकृति दे दी। आशीष उम्र में परिपक्व था, 35 पार कर चुका था। उसने भी रवीना को पसंद कर लिया। माँ उनकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी ताकि कहीं कोई अड़चन ना आ जाए। उन्हें आशंका थी। अतः शादी की तारीख भी 1 महीने बाद की तय कर दी गई। माँ खुश थी कि अब बेटी का घर बस जाएगा तो वह किसी भी बेटे के पास रहने चली जाएंगी। रवीना व आशीष भी 1-2 दिन छोड़कर फ़ोन पर बात कर लेते थे। उस दिन रवीना का बर्थडे था। सवेरे से ही वह आशीष की फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। ऑफिस की सभी सहयोगियों ने उसे शुभकामनाएं दी। माँ ने भी उसके लिए विशेष पकवान बनाए। पर दिन गुजर गया, आशीष का फ़ोन नहीं आया। रात होते होते रवीना का इंतज़ार खीज व क्रोध में बदलने लगा। हार कर उसने माँ से कह ही दिया, माँ, जिस व्यक्ति को शादी से पहले होने वाली पत्नी का बर्थडे तक याद नहीं, वह शादी के बाद क्या ख्याल रखेगा। माँ समझाती रही, बेटा, कोई ज़रूरी काम होगा या शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो या शहर से बाहर गया हो। फिर भी एक फ़ोन तो कहीं से भी किया जा सकता है। क्या ऐसा नीरस इंसान मुझे शादी के बाद खुशियाँ दे सकेगा? जिद्दी बेटी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, यही सोच माँ बोली, ऐसा करो, तुम ही फ़ोन लगाओ, पता लग जाएगा क्या बात है। मैं फ़ोन क्यों लगाऊं? अच्छा, उससे फ़ोन करके कहूं कि मेरे बर्थडे पर मुझे बधाई दे। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ, आखिर मेरी भी इज्जत है।
वह समझता क्या है अपने आप को। अगले दिन रवीना के जाने के बाद माँ ने आशीष को फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि काम के सिलसिले में वह इतना व्यस्त था कि उसे याद ही नहीं रहा। उसने माँ जी से माफ़ी मांगी और कहा वह इसी वक्त रवीना से फ़ोन पर बात करेगा। आशीष ने रवीना को फ़ोन मिलाया तो उसने बेरुखी से शिकायत की। आशीष ने समझाते हुए कहा, रवीना, इतनी नाराज़गी ठीक नहीं। आखिर अब हम परिपक्वता के उस मुकाम पर हैं कि इन छोटी छोटी बातों के लिए शिकायतें बचकानी लगती हैं। नौजवान पीढ़ी ऐसी हरकतें करे तो चल सकता है, लेकिन हम तो अधेड़ावस्था में हैं। कम से कम उम्र की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए। तब रवीना ने आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हारी भावनाएं मर गई है तो क्या मैं भी अपनी भावनाओं को कुचल डालूं? तुम इतने नीरस हो तो जिंदगी में क्या रस रह जाएगा? आशीष को भी क्रोध आ गया और गुस्से में बोला, तुम में अभी तक परिपक्वता नहीं आई जो ऐसी बचकानी बातें कर रही हो। रवीना ने आशीष के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। माँ समझाती रही लेकिन जिद्दी बेटी ने एक ना सुनी। माँ को इतना गहरा सदमा पहुँचा कि साल के भीतर ही दिल के दौरे से चल बसी। अब रवीना एकदम अकेली रह गई। शुरू में तो अकेलापन बहुत खलता था, लेकिन धीरे धीरे इस अकेलेपन के साथ उसने समझौता कर लिया। कितने तनाव होते हैं गृहस्थी में, कभी बच्चे बीमार, कभी उनके स्कूल पढ़ाई का तनाव, कभी पति का लंबा ऑफिस दौरा। कितना मुश्किल है हर स्थिति को संभालना। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, ना पति की झिकझिक, ना बच्चों की सिरदर्दी। यह सोचकर वह संतुष्ट हो जाती और अपने निर्णय पर उसे गर्व भी होता। देखते ही देखते समय छलांगे लगाते हुए सालों में बीतता गया। अब 45 वर्ष की आयु बीत जाने पर भी वैसे भी शादी की संभावना नहीं रहती। पदोन्नति पाकर रवीना सहायक मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। अपना छोटा सा फ्लैट व कार भी उसने खरीद ली थी। भाइयों के साथ महीने में कभी कभी ही मुलाकात हो पाती थी। पिछले सप्ताह मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया और जो नए मैनेजर आए वे विधुर थे। कुछ ही समय में अपने नर्म, शालीन व अपनत्व से भरे व्यवहार से उन्होंने सभी कर्मचारियों को बेहद प्रभावित कर लिया। काम के सिलसिले में रवीना को रोजाना ही उनसे मिलना होता था। वह भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उस दिन कुछ काम का बोझ भी था और कुछ मानसिक तनाव भी चल रहा था। काम करते करते उसे बेचैनी, घबराहट महसूस होने लगी। सीने में हल्का सा दर्द भी महसूस हुआ तो वह छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने पूरी जांच के बाद बताया कि उसे हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। कम से कम 2 सप्ताह उसे आराम करना पड़ेगा। रवीना ने छुट्टी की अर्जी भेज दी। अगले दिन सहकर्मी उसका हालचाल पूछने घर आने लगे। मैनेजर भी उसका हाल पूछने आए तो वह कुछ संकोच से भर उठी। कामवाली ने ही चाय बना कर दी। घर में और कोई सदस्य तो था नहीं। भाई भाभी आए, औपचारिक बातें की, अपने सुझाव दिए और चले गए। उस दिन रवीना को पहली बार महसूस हुआ कि वह जीवन में नितांत अकेली है। दुख में भी कोई उसका हमदर्द नहीं है। कामवाली बाई ही उसके लिए खाना बना रही थी और वही उसके पास दिन भर रुकती भी थी। रात को रवीना एकदम अकेली ही रहती थी। मैनेजर साहब ने कुछ देर तक औपचारिक बातें की, फिर बोले, मिस रवीना, वैसे तो किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना शिष्टाचार के खिलाफ है, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। देखिए, आपके अविवाहित रहने का फैसला आपका नितांत निजी फैसला है। इसमें किसी को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं, मुझे भी नहीं। पर मैं केवल इस बारे में अपने विचार रखूँगा। आपको सुझाव उपदेश देने की मेरी कोई मंशा नहीं है, अतः इसे अन्यथा ना ले। दरअसल विवाह को सामाजिक संस्था की मान्यता इसलिए दी गई है कि व्यक्ति सारी उम्र अकेला नहीं रह सकता। पुरुष हो या स्त्री, सहारा दोनों के लिए जरूरी है। कभी कभी परिस्थितिवश स्त्री पुरुष अविवाहित रह जाते हैं। वे ऊपरी तौर पर बेशक खुश रहने या सहज होने की बात करते हों, लेकिन भीतर से अकेले, भयभीत, तनावग्रस्त व अवसाद से भरे रहते हैं। खास तौर पर अधेड़ावस्था उन्हें तनावग्रस्त व तुनक मिजाज बना देती है। असुरक्षा की भावना के चलते वे भीतर से भयभीत होते रहते हैं।
जीवन में किस घड़ी कौन सी मुसीबत, दुर्घटना, बीमारी आ जाए, क्या पता। उस समय उनकी देखभाल कौन करेगा। इस तरह के सवाल उन्हें घेरे रहते हैं। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं, कई ऐसे खुशी के मौके आते हैं जिन्हें वह किसी संग बांटना चाहता है। दूर क्यों जाए अपने दफ्तर की बातें, कोई दिलचस्प घटना या तनाव भी अपने साथी को बताते हैं। इससे मन हल्का हो जाता है। मैं स्वयं अपने अकेलेपन को शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ। बेटे विदेश में बस गए हैं, अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं। पत्नी के निधन के बाद जिंदगी बोझिल सी लगती है। जितने समय कामकाज में व्यस्त रहता हूँ, जीवन सहज लगता है, लेकिन जब काम से फारिग हो जाता हूँ तो अकेले समय काटना बड़ी मुसीबत बन जाता है। पता नहीं आपने इतना लंबा समय अकेले कैसे काट लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगले सप्ताह से रवीना ऑफिस जाने लगी। मैनेजर साहब की बातों का उस पर इतना असर पड़ा कि अब सचमुच उसे अकेलापन काटने लगता। कभी कभी सोचती कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए जी रही हूँ, किसके लिए धन जमा कर रही हूँ। अतीत का विश्लेषण करने पर महसूस होता शायद अपनी जिद, अड़ियल स्वभाव के कारण कुछ गलत फैसले लेकर अपने जीवन को रसहीन, उद्देश्यहीन बना लिया। माँ मेरे सुखी जीवन के, खुशहाल परिवार के सपने देखते देखते दुनिया से विदा हो गई। मैंने किसी की नहीं सुनी, केवल अपने करियर, अपनी इच्छाओं के बारे में ही सोचती रही। अपने निर्णय की गलती का एहसास अब हो रहा था। कैसे काटेगी इतनी लंबी जिंदगी अकेले। और इसी के साथ रवीना ने बंद आंखें खोली तो उसका वर्तमान उसके सामने था। वह बेड से उठी और अतीत की उस कड़ी को अपने आज से जोड़कर देखने लगी। एकाएक रवीना के मन में विचार कौंधा कि कहीं मैनेजर साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने शादी का प्रस्ताव तो नहीं रखा था। दिल और दिमाग के बीच तर्क वितर्क होने लगा। दिल कहता कि इसमें हर्ज ही क्या है। मैनेजर साहब इतने भले व नेक इंसान है कि उनके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। दिमाग कहता कि तुम अपने आप ही सपने बुनने लगी हो। क्या उन्होंने तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव रखा? फिर इस उम्र में शादी करोगी तो लोग क्या कहेंगे? दिल कहता है कि लोगों का क्या है, कहने दो। रही बात प्रस्ताव की तो हो सकता है वे भी मन ही मन इसकी योजना बना रहे हो। दिमाग कहता कि निरंकुश, आज़ादी की हिमायती शादी के बंधन में स्वयं को बांध पाओगी, वह भी उस पुरुष के साथ जो लंबे समय तक अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी चुका है। दिल कहता अब तो उसे भी साथी की ज़रूरत है। सामंजस्य तो दोनों को ही बैठाना पड़ेगा। अगर मुझे शेष बची जिंदगी चैन के साथ बितानी है तो कुछ समझौते तो करने ही पड़ेंगे। जिद छोड़कर दिमाग कहता अगर मैनेजर साहब के साथ पटरी ना बैठ पाई तो क्या करोगी? तब दिल ने कहा तब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो पटरी बैठ ही जाएगी। अब तक मैं इस गलत फहमी में जी रही थी कि मैं अकेली जी सकती हूँ, किसी की सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं। पर अब मेरी चेतना जागृत हो चुकी है। जीवन में समझौते करने ही पड़ते हैं। रवीना इंतज़ार करती रही, लेकिन मैनेजर साहब की ओर से कोई प्रस्ताव, कोई पहल नहीं हुई। कुछ समय बीत गया। अब कुछ ही समय रह गया था मैनेजर साहब की अवकाश प्राप्ति में। रवीना चाह रही थी कि उनकी तरफ से बात शुरू हो, लेकिन उसके चाहने से क्या होना था। एक दिन उन्होंने बातचीत के दौरान कह ही दिया, मिस रवीना, मैं कुछ आपकी भविष्य की क्या योजना है? उनकी बात को बीच में काटते हुए रवीना ने पूछा। उम्र के इस पड़ाव में अकेले रहना बहुत कष्टप्रद होता है। मैंने काफ़ी सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि बेटों के पास चला जाऊंगा। कम से कम बच्चों के साथ एकाकीपन की समस्या तो नहीं रहेगी। जीवन में समझौते तो करने ही पड़ते हैं। कहते कहते वह कुछ मायूस हो गए। रवीना को महसूस हुआ मानो पाने से पहले ही उसका सब कुछ लुट गया हो। भीतर बेचैनी सी उठने लगी, रुलाई सी आने लगी। बड़ी कठिनाई से उसने खुद को संयत किया। मैनेजर साहब ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो बोले, क्या बात है, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो।
बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए रवीना झिझकते हुए बोली, मैं सोच रही थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो अकेले मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले? मैनेजर साहब हैरानी से उछल पड़े। रवीना, यह तुम कह रही हो? क्या तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है? उम्र के ये 45-46 साल तुमने अपनी मनमर्जी से बिताए हैं। अब समझौते के साथ जीवन जीना तुम्हें स्वीकार होगा? मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अकेली जिंदगी काटना किसी सजा से कम नहीं। अब तक निरंकुश, स्वतंत्र, अपनी इच्छा से जिंदगी जीने को ही मैं आदर्श जीवन मानी बैठी थी। पर जब जीवन की सच्चाइयों से वास्ता पड़ा तो मेरा मोह भंग हुआ। जीवन समझौते का ही दूसरा नाम है, यह अब मेरी समझ में आया है और शायद यही सच है, इसीलिए मैं राजी हूँ। रवीना के मुंह से यह सुनने के बाद मैनेजर साहब के चेहरे पर खुशी छा गई। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। पसंद आई इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।